बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साले आइडियल स्कूल एंड एकेडमी। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अच्छा जी स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने जो डिस्कस करना है वो है जी द रेन, यानी द रेन के बारे में हमने डिस्कशन करनी है। आज रेन की हम रेफरेंस देखेंगे, रेन का कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, फिर उसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलते हैं जी हम फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये हमारी पहली स्लाइड है द रेन। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो जब भी आपने कोई भी पोएम पढ़नी होती है तो सबसे पहले उस पोएम का जो पोएट है उसके बारे में जानना होता है, और जब आपने बोर्ड में एक्सप्लेनेशन करनी होती है तो तब भी आपने रेफरेंस में पोएट का नाम लिखना होता है। अगर आप पोएट का नाम नहीं लिखते तो आपका एक नंबर कट जाता है। तो इसीलिए पोएट के बारे में जानना ज़रूरी है। पोएट के बारे में एक्सप्लेनेशन या पोएट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जाती, जस्ट आपने इसका नाम याद रखना होता है। तो नाम याद रखने के लिए कुछ मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है पोएट के बारे में ताकि आपको नाम याद रह जाए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसका पोएट का जो नाम है वो W.H. डेविस है। ये इंग्लिश का पोएट है और ये 1871 में वेल्स इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के कस्बे के अंदर पैदा हुए हैं और 1940 के अंदर इस दुनिया से चले जाते हैं। यानी यहाँ इस लाइन से आपने सीखा कि पोएट का नाम क्या है जिसने द रेन लिखी है, तो वो पोएट W.H. डेविस है। और इसने यंग एज के अंदर ही स्कूल को लेफ़्ट कर दिया था। फिर इसने पैडलर और बैगर के तौर पे ज़िंदगी गुजारी है। पैडलर कौन होता है? जो गली गली, कूचे कूचे, घर घर जाकर चीज़ें बेचता है। क्योंकि इसका वालिद लोहे का काम करता था, लोहे के औज़ार बनाया करता था, तो फिर ये उन लोहे के औज़ारों को बेचने गलियों कूचों में जाया करता था। और ये USA और इंग्लैंड के अंदर इसने ज़िंदगी गुजारी है अपनी। फिर इसने सबसे पहली जो पोएम अपनी लिखी है, अपनी कोशिश की है, वो पोएम उसकी द साउल्स डिस्ट्रॉयर है। इसने 1905 के अंदर ये लिखी है और इसने इसको प्रिंट करवाया था अपने ही एक्सपेंस से, यानी अपने ख़र्चे से इसने इसको प्रिंट करवाया था। उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में लिखा है डेविस वॉज ए प्रोलिफिक पोएट। ये मैंने वर्ड प्रोलिफिक का इस्तेमाल किया है। अब प्रोलिफिक का क्या मतलब है? प्रोलिफिक का मतलब होता है कसीरुल तादाद, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा करने वाला। तो इसको प्रोलिफिक पोएट इसलिए कहते हैं कि इसने बहुत सारी नज़में लिखी हैं, बहुत सारी पोएम लिखी हैं, ज़्यादा पोएम लिखने वाला ये शायर था। तो इसीलिए इसको हम प्रोलिफिक पोएट कहते हैं। और इसकी जो पोइट्री थी, इसकी पोइट्री का जो मेन मतलब थीम होता था, थीम वो नेचर होता था। नेचर किसके अराउंड? हार्डशिप्स और पुअर। यानी इसने हमेशा उस फिनोमिना को, उस फितरत को एक्सप्लेन किया अपनी शायरी के अंदर, जिसमें हार्डशिप्स को एक्सप्लेन किया है, पुअर को एक्सप्लेन किया है। तो जब भी कोई शायर अपना शेर लिखता है या अपनी शायरी करता है तो उस शायरी में वो अपना थीम एक्सप्लेन करता है। तो इसका जो थीम होता था वो नेचर अराउंड द हार्डशिप्स ऑफ द पुअर। तो ये 4 लाइंस मैंने पोएट के बारे में एक्सप्लेन की ताकि आपको पोएट्स के बारे में कॉन्सेप्ट रह जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि उसने पोएम के अंदर मेन क्या बातें की हैं, किन बातों को डिस्कस किया है, तो वो हम देख लेते हैं। तो पोएम इज़ अबाउट ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना हैपनिंग एंड अकरिंग, जो कुदरती तौर पे होते हैं, यानी रेन के बारे में। आपको पता है पोएम का नाम ही शो कर रहा है द रेन। तो इसने इस पोएम के अंदर द रेन को एक्सप्लेन किया है, बारिश की कंडीशन को और बारिश के बाद होने वाले हालात को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद इसने नेक्स्ट द पोएम शोज़ द रेन वाटर कलेक्टिंग एट द टॉप ऑफ ट्री एंड देन फॉलिंग ऑन लीव्स बिलो ड्रॉप बाय ड्रॉप। यानी इसने वहाँ एक्सप्लेन किया है कि बारिश का जो पानी है वो दरख्तों की टॉप पे गिरता है, इकट्ठा होता है, फिर वहाँ से
कतरा कतरा करके नीचे गिरता है। द पोएम हैज़ शोन 2 टाइप्स ऑफ लीव्स का जिक्र हुआ है, ये टॉप लीव्स और बॉटम्स के लीव्स। जो टॉप लीव्स है उसको उसने रिच का नाम देता है वो, यानी वो अमीर हैं, और जो बॉटम वाले हैं उसको वो पुअर का नाम देता है, यानी वो गरीब हैं। ये दो तरह की वो एक्सप्लेनेशन देता है। फिर नेक्स्ट है ट्री सिंबलाइज सोसाइटी, यानी ये जो ट्री है ये सोसाइटी की अलामत है। मतलब आपको पता है जब भी कोई सोसाइटी बनती है तो उस सोसाइटी में अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, यानी वो दरख्त को एज ए सोसाइटी की अलामत दे के कहता है दरख्त एक सोसाइटी है और उसके अमीर लोग भी हैं, गरीब भी हैं, यानी अमीर पत्ते भी हैं, गरीब पत्ते भी हैं। अमीर पत्ते उनको बोल रहा है जिनको डायरेक्ट अल्लाह की रहमत से नवाजा जा रहा है, और गरीब वो हैं उनको डायरेक्ट नवाजा नहीं जा रहा, बल्कि वो अमीर पत्तों से कतरा कतरा करके ले रहे होते हैं। तो उसके बाद जो 5वां पॉइंट है, लीव्स ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री विच आर रिच लीव्स, उसको नाम दे दिया रिच पीपल। इसी तरह बॉटम लीव्स को उसने डिप्राइव्ड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी मुआशरे का जो महरूम तबका है, गरीब तबका है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इस स्लाइड में 5 पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे अगर जाते हैं तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है जी। छठा पॉइंट इस स्लाइड में डिस्कस किया गया है। छठे में बताया पोएम डिस्कस द रिच गेटिंग अपॉर्चुनिटी फर्स्ट एंड जो आपके पुअर हैं वो बाद में अपॉर्चुनिटी लेते हैं, यानी उनको बाद में मिलती है। कहने का मतलब यह है कि जब बारिश होती है तो ऊपर वाले पत्तों को सबसे पहले नवाजा जाता है, यानी उनके पास डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन जो नीचे वाले पत्ते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी बाद में आती है, यानी अमीर पत्ते गरीब पत्तों को देते हैं। 7वें पॉइंट में है फॉलिंग ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस है, मिलोडियस साउंड प्रोड्यूस होती है। अब मिलोडियस से क्या मराता है, सुरीली, अच्छा लगने वाली, दिल को भला लगने वाली आवाज़ पैदा होती है। बताना ये चाहता है कि जब अपर वाले लीव्स से पानी नीचे वाले लीव्स के ऊपर फॉल करता है तो एक ऐसी आवाज़, खुशी वाली आवाज़ पैदा होती है, यानी नीचे वाले पत्ते खुश हो जाते हैं कि उन्हें भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है, उनकी ज़रूरत भी पूरी हुई है। तो यहाँ साउंड से मराद खुशी वाली साउंड है। दिस साउंड इज़ द साउंड ऑफ हैप्पीनेस डैट डिप्राइव्ड वन गेट व्हेन दे सी अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल देयर नीड्स, यानी ये खुशी की अलामत है कि जो डिप्राइव्ड लोग होते हैं, जो महरूम लोग होते हैं, अल्लाह ताला मतलब वो ऊपर वाले पत्ते उनको जब देते हैं तो वो एक खुशी वाली आवाज़ पैदा होते हैं। तो ये बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है उसके अंदर डिस्कस किया गया है पोएम के अंदर कि द पोएम शोज डिपैरिटी डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ पुअर एंड द ब्लेस्ड वंस, यानी अमीर और गरीब, यानी ब्लेस्ड वन अमीर लोग जिनको नवाजा गया उनकी ज़िंदगी में ये फ़र्क करती है नज़म कि अमीर लोगों को डायरेक्ट नवाजा जाता है, फिर अमीर लोग क्या करते हैं जितना उनको नवाजा जाता है उतना वो गरीबों को नहीं देते, सिर्फ कतरा कतरा करके गरीबों को बांटते हैं। उसके बाद है दी पोएट होप्स फॉर द सन टू शाइन्स ब्राइट। फिर 9 पॉइंट वो डिस्कस करता है कि जब मतलब होप उम्मीद रखता है कि सन शाइन्स ब्राइट एंड फिल एवरी डार्केस्ट कॉर्नर ऑफ द ट्री, यानी जो दरख्त है, दरख्त के जो डार्कर एरिया है, डार्कर एरिया उनको बोल रहा है जो गरीब हैं बेचारे, जिनको नवाजा नहीं जाया गया या जिनको कम नवाजा गया है। तो वो कहता है कि जब सूरज चमकेगा तो सबको बराबर की सतह पर नवाजा जाएगा, यानी यहाँ बताना चाहता है कि हालात एक जैसे नहीं रहेंगे। बारिश में तो कुछ को नवाजा गया और कुछ को नहीं नवाजा गया, लेकिन वो कहता है कि जब सूरज बारिश से ख़त्म होने के बाद चमकेगा तो सब लोगों के पास, सब पत्तों के पास एक बराबरी की सतह की अपॉर्चुनिटी होगी। ही वांट्स एवरी वन इन सोसाइटी टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, यानी जो सूरज जब चमकेगा तो वो रोशनी अपनी बराबर की सतह पे देगा, ये नहीं होगा कि ऊपर वाले को पहले देगा और नीचे वाले को बाद में। ये फ़र्क बताया गया कि हालात एक जैसे नहीं रहेंगे, हालात बदलेंगे और सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 10 पॉइंट दी पोएट थिंक्स इट वुड प्रमोट हार्मनी इन द सोसाइटी, यानी ये बताता है कि जब हालात बेहतर हो जाएंगे, बराबर की सतह पर अपॉर्चुनिटी आएगी तो ये हम आहंगियत पैदा होगी, यानी बराबरी की सतह पैदा होगी एक सोसाइटी के अंदर। तो ये 10 पॉइंट मेन डिस्कस हुए हैं इस पोएम के अंदर। तो हम सबसे आगे देखते हैं जी इस पोएम का थीम क्या है।
थीम आपको पता है बारिश के बारे में है, बारिश की डिस्कशन हुई है इस थीम के अंदर। तो हम इसको देख लेते हैं जी। पोएम इज़ म्यूज़िकल डिस्प्ले है, आपको पता है कि यहाँ म्यूज़िक का नाम डिस्कस किया है, यानी अच्छा लगने वाली आवाज़ पैदा होती है, वो खुशी की आवाज़ होती है। ग्रेट फिनोमिना ऑफ नेचर है। इट हैज़ सिम्बॉलिक मीनिंग, सिम्बॉलिक मतलब सिंबल के तौर पे एज ए सोसाइटी, दरख्त को एज ए सोसाइटी बनाया गया, दरख्त को एज ए अलामती तौर पर सोसाइटी बनाया गया है। द लीव्स ऑन द अपर लेवल गेट रेन ड्रॉप फर्स्ट, यानी अपर लेवल के जो पत्ते हैं वो फर्स्ट ले लेते हैं और अपनी प्यास बुझा लेते हैं। क्वेंच का मतलब है प्यास बुझाना, देयर फर्स्ट। फिर आफ्टर वर्ड, इसके बाद दे पासिस ऑन द ड्रॉप टू लीव्स एट द लेवल बीनीथ, फिर वो क्या करते हैं नीचे वालों को दे देते हैं कतरा कतरा करके, यानी अपनी प्यास पहले बुझाते हैं, अपनी पहले मतलब जितनी भी भूख होती है उसको पूरा करते हैं, प्यास को पूरा करते हैं, फिर नीचे वाले को देते हैं। दिस शोज डैट द रिच इन सोसाइटी, ये शो करता है कि जो सोसाइटी के अंदर अपॉर्चुनिटी फर्स्ट फुलफिलिंग देयर नीड, व्हाट रिमेन्स इज पास्ड ऑन टू द लेस प्रिविलेज्ड क्लास स्लोली वन आफ्टर द अदर। फिर वो कहता है जी अपनी फर्स्ट एंड आफ्टर फुलफिलिंग, अपनी फुलफिल नीड करने के बाद व्हाट रिमेन्स इज पास्ड ऑन टू लेस प्रिविलेज्ड क्लास स्लोली, यानी फिर वो ऐसी जो लेस प्रिविलेज्ड यानी वो इतने मगलूब नहीं होते, गरीब लोग होते हैं, गरीब पत्ते होते हैं, उनको फिर एक कतरा कतरा करके देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। होएवर द सीन ऑफ द सनशाइन, जो सनशाइन का सीन है उसका द सीन ऑफ द सनशाइन आफ्टर वर्ड इज़ लवली, खूबसूरत होगा। सोर्स ऑफ प्लेयर टू एवरी वन ऑफ अस, फिर हर तरफ हमारे खुशियाँ होंगी, खुशियों के ज़राए होंगे। सूरज जब चमकेगा तो बराबर की सतह पे सबको नवाजा जाएगा। तो ये अभी हमने थीम डिस्कस किया है इस पोएम का। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे सेंट्रल आइडिया डिस्कस करते हैं इस पोएम का। इस पोएम का मेन सेंट्रल आइडिया क्या है? ये W.H. डेविस जो है ये सिंबॉलिक मीनिंग नेचुरल एलिमेंट्स बताता है, यानी एक अलामत को शो करता है। यानी यहाँ दरख्त को एज ए सोसाइटी ले रहा है, बारिश को एज ए ले रहा है कि हालात ख़राब हैं, ठीक नहीं है, और सूरज निकलने को बता रहा है कि हर तरफ जब सूरज निकलेगा तो हालात बेहतर हो जाएंगे, सबके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। ही हैज़ यूज्ड मेटाफोरिक मीनिंग ऑफ अपर लीव्स। मेटाफोरिक का मतलब क्या होता है? यानी कोई चीज़ उधार ले लेना, कोई वर्ड उधार ले लेना। यहाँ अपर लीव्स के लिए वर्ड उधार लिया गया रिच, हालांकि पत्ते अमीर और गरीब नहीं होते, लेकिन पत्तों के लिए वर्ड जो रिच इस्तेमाल हुआ है वो रिच एज ए उनके लिए उनकी खूबी के लिए उधार ले लिया गया है, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले पत्ते जो पुअर हैं, यानी मेटाफोरिक मीनिंग ऑफ अपर लीव्स ऑफ द ट्री विच गेट द रेन ड्रॉप्स एंड क्वेंच देयर थ्रस्ट फर्स्ट। उसके बाद है जी आफ्टर वर्ड द रेन पास ऑन ड्रॉप टू द लोअर लीव्स। लोअर लीव्स एज ए गरीब पत्ते, यानी पुअर लीव्स। पुअर ये इंसान के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, लेकिन पुअर के वर्ड को पत्तों के लिए उधार ले लिया गया, मेटाफोरिक ले लिया गया है। These metaphors means that the rich get a golden chance to first and whatever remains trickle down to the poor। यानी जो मेटाफोरिकली बताया गया है कि जो अमीर लोग हैं वो अपॉर्चुनिटी पहले गेन करते हैं, फिर वो उसमें से नीचे लोगों को देते हैं, गरीब लोगों को। फिर बताया गया होएवर द पोएट इज़ स्टिल होपफुल। फिर कहता है कि अगर ये हालात ख़राब हैं, अमीरी गरीबी का फ़र्क है, तो कहता है कोई बात नहीं, हाँ होप रखता है कि हालात बदलेंगे, सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी आएगी। कब आएगी? जब सूरज चमकेगा। सूरज चमकेगा तो अपनी रोशनी को बराबरी तौर पे सोसाइटी के अंदर उस दरख्त के ऊपर फेंकेगा, तो कोई फ़र्क बाकी नहीं रहेगा। तो इसमें ये बात मतलब जो मैंने आपके सेंट्रल आइडिया बता रहा हूँ कि दिस सनशाइन इज़ आई लाइक फॉर द रिच ग्रीन एंड पुअर लीव्स, यानी सनशाइन से एक जैसे ही है जैसे रिच ग्रीन और पुअर लीव्स के बारे में बताया गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम, यानी ये जो पोएम है इस पोएम के अंदर कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच बोली गई हैं। अब फिगर्स ऑफ स्पीच से क्या मुराद है? याद रखना, पोइट्री करने के लिए कुछ फ़न चाहिए आपको, कुछ आपको जिस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच है, स्पीच करने के लिए
आपको कुछ पार्ट्स चाहिए। इस तरह फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, आप अपनी पोइट्री लिखना चाहते हैं, उस पोइट्री को लिखने के लिए कुछ फिगर्स चाहिए, कुछ आपकी क्वालिटीज़ चाहिए, कुछ खूबियाँ चाहिए, कुछ पॉइंट्स चाहिए, कुछ करेक्टरिस्टिक्स चाहिए। तो इस पोएम के अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स यूज़ हुई हैं, सबसे पहले एक है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब होता है बार बार, यानी सेम साउंड जिसे कहते हैं। जैसा कि स्टैंजा 1 में तो कोई यूज़ नहीं हुआ, लेकिन स्टैंजा 2 में शल और स्टॉप, शल भी एस से स्टार्ट हो रहा है और स्टॉप भी एस से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह वंडरस और विल, यानी इनकी आवाज़ सेम से स्टार्ट हो रही है। वंडरस की भी डब्ल्यू से स्टार्ट हो रही है, विल की भी डब्ल्यू से स्टार्ट हो रही है। इस तरह डार्क एंड ड्रॉप, डार्क की आवाज़ भी डी से स्टार्ट हो रही है, ड्रॉप की भी डी से स्टार्ट हो रही है। सनशाइन, सनशाइन, ठीक है। तो मतलब क्या, फर्स्ट जो साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है वो अल्टरेशंस यूज़ हुई हैं। उसके बाद अब पर्सोनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन का क्या मतलब है कि इंसानी खसूसियात को किसी दूसरी खसूसियात के अंदर एक्सप्लेन करना। जैसा कि लीव्स ड्रिंकिंग रेन, ये रेन को ड्रिंक करना, पानी को ड्रिंक करना इंसान की खसूसियत है, शख्सी खसूसियत है, लेकिन उसको पत्तों से मंसूब कर दिया गया। तो यहाँ ड्रिंकिंग लीव्स ड्रिंकिंग रेन, ये पर्सनिफिकेशन यूज़ हुई है। उसके बाद गिविंग द पुअर बीनीथ, अब ये जो देना बांटना है ये अमीरों का काम होता है, लोगों का काम होता है, लेकिन इसको एज ए पत्तों को कह दिया कि पत्ते देने वाले हैं। इस तरह ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग, अब ये ग्रीन लीव्स जो हैं ड्रिंकिंग, वही पत्ते पी रहे हैं, यानी उसके अंदर शख्सी खूबी, शख्सी खसूसियत को एक्सप्लेन किया गया। मेटाफर क्या होता है, मैंने बताया था, उधार ले लेना, वर्ड इस्तारा, वर्ड इस्तेमाल रिच लीव्स। अब पत्ते अमीर नहीं होते, लेकिन ये रिच का वर्ड हमने पत्तों की खूबी को एक्सप्लेन करने के लिए ले लिया। इस तरह पुअर बीनीथ, पुअर पीपल के लिए यूज़ लिया। यानी ये जो है ना आपके सामने स्लाइड है, इस स्लाइड में बताया गया है कि इस पोएम के अंदर कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है स्टैंजा नंबर 1, हम डिस्कस करते हैं इस पोएम का। अब स्टैंजा नंबर 1 में आपके सामने नज़र आ रहा है, कहता है आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, कहता है कि मैं पत्तों को बारिश को पीते हुए सुनता हूँ। ड्रिंकिंग रेन यानी बारिश को पीना। कौन किसको कौन पीते हैं, पत्ते पीते हैं। कौन, शायर कहता है आई हेयर, मैं सुनता हूँ। उसके बाद कहता है आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप, कहता है जो टॉप वाले पत्ते हैं मैं उनको सुनता हूँ, यानी अमीर पत्तों को वो बात कर रहा है। अमीर वो, उसको अल्लाह की डायरेक्ट रहमत बरस रही है। फिर लिखा है गिविंग द पुअर बीनीथ, यानी नीचे वाले जो गरीब है उसको वो ऊपर वाले दे रहे होते हैं, देते हुए। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, यानी कतरे के बाद कतरा देते हुए अमीर पत्तों को मैं सुनता हूँ कि वो एक एक कतरा करके नीचे वाले गरीब पत्तों को दे रहे हैं। टिस से स्वीट नॉइज़ टू हेयर, टिस का लफ्ज़ी मतलब होता है जी, ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ की, इट इज़ की ये शॉर्ट फॉर्म है। टिस से स्वीट नॉइज़ यानी एक अच्छी आवाज़ है, यानी जब ऊपर वाले पत्तों से नीचे वाले पत्तों के ऊपर पानी का कतरा गिरता है तो जो आवाज़ पैदा होती है ये स्वीट नॉइज़ है, ये खुशी की आवाज़ है कि उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिली है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, यानी ये जो ग्रीन पत्ते हैं ये नियर नियर से, करीब करीब से पी रहे होते हैं। ये पहला स्टैंजा था। पहले स्टैंजे में हियर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब सुनना होता है। लीव्स का मतलब पत्ते होता है। ड्रिंकिंग का मतलब बारिश को पीते हुए, यानी ड्रिंकिंग रेन लगाएं साथ। इस तरह रिच का मतलब अमीर होता है। गिविंग का मतलब है देते हुए। पुअर का मतलब है गरीब। टिस मैंने बताया इट इज़ को टिस कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके सामने स्वीट नॉइज़, खुशगवार आवाज़, अच्छी आवाज़, भली आवाज़, दिल को अच्छा लगने वाली। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। ये मैंने पहला स्टैंजे की एक्सप्लेनेशन मतलब मीनिंग बताए हैं और आपको थोड़ा सा मैंने बताया है। अच्छा, एक बात आपने यहाँ गौर की होगी कि ये जो पोइट्री की हर लाइन जो है ये कैपिटल से स्टार्ट हो रही है। तो ये बात याद रखना कि जब पोइट्री की हर लाइन हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होती है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होती। ये देखें, ये भी लाइन, अब ये भी लाइन, ये भी लाइन, कोई भी लाइन देखें तो वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट हो रही है। तो पोइट्री की हर लाइन को हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करते हैं।
तो अब हम क्या करते हैं, इसी स्टेंजा का सबसे, ये आपको मैंने एक पिक्चर्स दी है सिखाने के लिए कि ये देखें, ये अपर वाले लीव्स हैं, ये आपके सामने ये अपर लीव हैं और ये लोअर लीव हैं। अपर लीव से कतरा कतरा करके नीचे गिरेगा, जब वो कतरा कतरा करके नीचे गिरेगा तो यहाँ से आवाज़ पैदा होगी। तो ये थोड़ा सा मैंने सीन आपको, ताकि आपके जहन में बैठ जाए बात। तो नेक्स्ट है जी, रेफरेंस क्या है इस पोएम का। तो अगर हम इस पोएम का, इस स्टेंजा का रेफरेंस देखें तो हम कहेंगे कि इस पोएम का जो रेफरेंस है वो है, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन बाय W.H. डेविस। और ये फर्स्ट स्टेंजा है। ये अपने रेफरेंस लिखना होता है, रेफरेंस के आपको नंबर मिलते हैं। अगर आप रेफरेंस नहीं लिखते तो आपको इसके नंबर नहीं मिलते, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट करना होता है। ये था रेफरेंस, अब ये कॉन्टेक्स्ट है। द पोएम इज़ अबाउट रेन, दी फॉलिंग रेन ऑन लीव्स प्रोड्यूस ए स्वीट म्यूज़िक, अच्छा आवाज़ पैदा होती है। आफ्टर रेन दी सन शाइन्स ब्राइट, दी रेन ड्रॉप्स शाइन इन द सनशाइन, इट मेक्स लवली साइट एवरीवेयर। कंटेक्स्ट से क्या मुराद होता है? कंटेक्स्ट से मुराद होता है कि आपने उस पोएम के बारे में थोड़ा आइडिया बताना कि वो पोएम है क्या, उसके आगे और पीछे क्या बातें डिस्कशन हुई है। इसकी एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि आपका दोस्त ड्रामा देख रहा था, लेकिन आप भी ड्रामा देखने के लिए उस दोस्त के पास गए हैं, लेकिन आप 15 मिनट लेट पहुंचे हैं। उसने 15 मिनट पहले ड्रामा देख लिया है। लेकिन अब आप क्या कहोगे? आप अपने दोस्त को बोलोगे कि यार 15 मिनट पहले क्या स्टोरी डिस्कस हुई है। जब तक वो 15 मिनट वाली स्टोरी डिस्कशन नहीं करेंगे या नहीं सुनेंगे तो आपको आगे वाली जो स्टोरी है वो समझ नहीं आएगी। तो कॉन्टेक्स्ट से भी मुराद यही होता है कि जब आप उस स्टैंजा के आगे पीछे पोएम के बारे में चीज़ें नहीं बताते तो तब तक उसकी एक्सप्लेनेशन की समझ नहीं आती। तो यानी बैकग्राउंड बताना होता है, चीज़ें बताना होती हैं कि क्या होता है। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट होता है, रैप हो गया। उसके बाद है जी द रेन स्टैंजा नंबर 1। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम करने जा रहे हैं तो ये आपके सामने है जी। पोएट हेयर्स द साउंड फॉलिंग रेन लीव्स, यानी पत्तों पर बारिश के गिरते होने की वो आवाज़ सुनता है। फिर लीव्स टीम टू बी ड्रिंकिंग वाटर, ऐसे लगता है जैसे कि पत्ते पानी पी रहे हैं। द टॉप लीव्स आर ग्रोइंग इन प्लांटी देयर फॉर रिच, यानी ऊपर वाले पत्ते जो ग्रो कर रहे हैं बहुत स्पीड से तो वो रिच है। इसी तरह लोअर लीव्स ग्रोइंग थिन, तो उसको पुअर का नाम दिया। द रेन इज़ फॉलिंग इन हैवी शोवर्स ऑन टॉप रिच लीव्स बट द रेन वाटर इज़ फॉलिंग ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप ऑन द लोअर थिन लीव्स। कहता है कि जो बारिश है वो हैवी शोवर से फॉल कर रही है अपर वाले के ऊपर, ऊपर वाले पत्तों के ऊपर, फिर ऊपर वाले पत्ते नीचे वाले पत्तों को देते हैं। इट लुक्स एज द रिच पीपल गिव्स, ये ऐसे ही है जैसा कि अमीर लोग अलम्स खैरात देते हैं कॉइन्स, यानी एक एक सिक्का करके गरीबों को। जिस तरह अमीर पत्ते गरीब पत्तों को कतरा कतरा करके देते हैं, इसी तरह अमीर लोग गरीब लोगों को कतरा कतरा करके दे रहे होते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या, however the music produced by falling rain on the leaves is soft and sweet। फिर वो कहता है कि जो यानी रेन फॉल की आवाज़ पैदा होती है वो बड़ी अच्छी आवाज़ है, यानी वो एक खुशी की आवाज़ है। जब गरीबों को थोड़ा थोड़ा करके नवाजा जाता है तो वो गरीब खुशी की आवाज़ निकालते हैं, तो वो आवाज़ का प्रोड्यूस होना भी एक खुशी की आवाज़ है। तो ये पोएम का स्टैंजा नंबर 1 था जिसकी मैंने आपके सामने एक्सप्लेनेशन की है। उसके बाद हमारे पास स्टैंजा नंबर 2 है। स्टैंजा नंबर 2 को अगर देखें तो इसमें लिखा है एंड व्हेन द सन कम्स आउट, कहता है जब सूरज निकलता है, यानी जब सूरज निकलेगा, उम्मीद की किरण दिखाना चाह रहा है इस सेंटेंस में, इस स्टैंजा में। आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, कहता है कि इसके बाद बारिश रुक जाएगी, हालात बदल जाएंगे। ए वंडरस लाइट विल फिल, एक शानदार मतलब लाइट निकलेगी। ईच डार्क राउंड ड्रॉप, यानी जो बेचारे नीचे वाले पत्ते हैं या दरख्त का वो डार्क एरिया जहाँ मतलब पानी भी उनको नहीं मिला तो उसको वो लाइट से भर देगी। आई होप, कहता मैं उम्मीद रखता हूँ कि सन शाइन्स ब्राइट, सूरज
चमकेगा शानदार से, इट विल बी लवली साइट, ये खूबसूरत मंज़र होगा। यानी इस पैराग्राफ में वो बारिश के बाद होने वाले जो सीन है, जब बारिश के बाद जो सीन होगा उस सीन के बारे में बताना चाहता है। इसके अंदर क्या वर्ड इस्तेमाल हुए हैं जी, ये आपके सामने है जी। जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, कम आउट का मतलब है अपीयर होना, वंडरस का मतलब है खैरा कर देने वाली, अच्छा देने वाली। उसके बाद है जी शाइन्स का मतलब है चमकना, ब्राइट का मतलब है चमकदार मुनव्वर, लवली का मतलब है खूबसूरत, और साइड का मतलब है मंज़र। तो ये मैंने आपको मीनिंग और नज़म की ट्रांसलेशन के बारे में बताया। तो अगले मतलब स्लाइड में हम देखते हैं कि इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो चलें जी, सबसे पहले हमारे पास ये जो है ये रेफरेंस है, इस रेफरेंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। रेफरेंस आपने वही है, सेम ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक लाइन चेंज करनी है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन, W.H. डेविस। दिस इज़ द सेकंड स्टैंजा, वो फर्स्ट था और ये सेकंड स्टैंजा है, बस ये फ़र्क है। उसके बाद आपने इसका कॉन्टेक्स्ट सेम ही है, जो ऊपर आपने कॉन्टेक्स्ट किया है वही कॉन्टेक्स्ट इधर है, ठीक है। तो देख लेते हैं। द पोएम इज़ अबाउट रेन, द फॉलिंग रेन ऑन लीव्स प्रोड्यूस ए स्वीट म्यूज़िक, आफ्टर रेन द सन शाइन्स ब्राइट, द रेन ड्रॉप्स शाइन इन द सनशाइन, इट मेक्स ए लवली साइट एवरीवेयर, वो हर तरफ एक लवली साइट बनाएगा। तो ये हमने रेफरेंस और कंटेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ का भी कर लिया। अब हम सेकंड स्टैंजा, तो सेकंड स्टैंजा की हम अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये आपके सामने जी एक्सप्लेनेशन है जी। एक्सप्लेनेशन क्या है जी, आफ्टर द रेन हैज़ स्टॉप्ड, कहता है जब बारिश रुक जाती है, द सन विल, सूरज निकलेगा, फिर इट विल शाइन्स ब्राइटर दैन बिफोर, यानी ये पहले की निस्बत ज़्यादा चमकदार से चमकेगा। द सनशाइन विल स्प्रेड एवरीवेयर, फिर सूरज की जो चमक है हर तरफ फैल जाएगी। इट विल मेक ए होल एटमॉस्फेयर लवली एंड ब्राइट, पूरे का पूरा माहौल खूबसूरत हो जाएगा, लवली हो जाएगा। द डार्क राउंड ड्रॉप्स वाटर, जो डार्क एरिया है, सोसाइटी का डार्क एरिया है, दरख्तों का डार्क एरिया, वो लाइट से भर जाएगा। फिर सूरज हर तरफ सूरज की मतलब रेस चमकेंगी। कहने का मतलब है कि अगर हालात ख़राब थे, बारिश थी, मुसीबतें थी, तो अब क्या होगा, हालात और मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। जब हालात और मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर हर तरफ क्या होगा जी, बराबरी की सतह पे सूरज चमकेगा। द पोएट सेज डैट द सनशाइन विल एलुमिनाई, यानी एलुमिन का मतलब रोशन करना, एवरीथिंग विद इट्स ब्रिलियंस, अपनी शानदार से। इट विल इंडीड बी ए लवली साइड, ये खूबसूरत मंज़र होगा। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हालात एक जैसे नहीं रहते, हालात बदल जाते हैं, तग़य्युर आता है, तब्दीली आती है। तो तब्दीली आना ये ज़रूरी सोसाइटी का हिस्सा होता है। तो इसीलिए जब हालात ख़राब हों तो घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, उनका परेशानियों का मुकाबला करना चाहिए। फिर एक वक्त आएगा कि वो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, हालात अच्छे होंगे और हर तरफ खुशी ही खुशी होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट है जी बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड में। अल्लाह हाफिज़।